स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज आपके सामने रोटेशनल मोशन का दूसरा वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन जिसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया जा रहा है, उसका दूसरा वीडियो, दूसरा लेक्चर तैयार हो जाइए। देखिए, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोगों को बात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप रोटेशनल मोशन समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे न्यूटन लॉ जो मोशन में मास होता है, बिना मास के आप फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। सब कुछ वहाँ मास से संबंधित है। तो रोटेशनल मोशन में मास का जो एनालॉग है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास है तो इनर्शिया फील होता है ना। मास है तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना इनर्शिया, हम लोग मोशन को अपोज करते हैं अपने मास के कारण ही। बिल्कुल उसी तरह का एनालॉग आपका रोटेशनल मोशन में क्या है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अभी हम चालू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजा आएगा आपको ये पढ़ के। तो देखिए, जैसा कि आपको हम पिछले दिन बताए थे कि अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो उस बॉडी पे पाए जाने वाला हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट एक सर्कुलर पाथ को कवर करता है। मतलब हर एक पॉइंट का मोशन सर्कुलर होता है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कि ये एक बॉडी है, इस तरीके का आप एक बॉडी ले लीजिए, है ना। इस तरीके का क्या करिए, आप एक बॉडी ले लीजिए, है ना। इस तरीके का आप एक बॉडी ले लिए। दिस इज ए रिजिड बॉडी, इसका कुछ भी शेप हो सकता है ना। दिस इज ए रिजिड बॉडी, इर्रेगुलर शेप का लिए और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो रोटेट करा। दिस इज द क्रॉस। क्रॉस देखिए, डॉट और क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इस बोर्ड के प्लेन के अंदर, है ना। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसे रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपका, ओमेगा से मान लीजिए कि ये रोटेट कर रहा है। तो यहां से अब ये जब ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से, मान लीजिए कि ढेर सारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मास मान लीजिए m1 है ना, छोटा छोटा मास m2, इस पॉइंट का मास क्या मान लीजिए m3। अब आप बोलिए m1 मास का दूरी हम मान लेते हैं r1, m2 मास का दूरी r2 और m3 मास का दूरी क्या मान लिए r3। कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ऐसा करने के बाद आप देखिएगा कि जब ये बॉडी घूम रहा होगा तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इसके लिए अलग एक सर्कल बनाएंगे हम जो इसके पाथ को डिस्क्राइब करेगा। उसी तरीके से इसके लिए बनाएंगे। लेकिन इसका लीनियर वेलोसिटी आप टेंजेंट के लॉन्ग लिखेगा तो क्या लिखेगा, v1 लिखेगा ना। उसी तरीके से इसका क्या लिखेगा, v2। आपको बता चुके हैं हम कि ऐसा नहीं है कि लीनियर वेरिएबल है तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं लगता है। v1 v2 ये क्या लिखे आप, v1 ये v2 ये क्या लिखे आप, v3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बॉडी है, n बॉडी होगा, सबका दूरी मानेंगे r1 r2 r3 अप टू rn, है ना। इसका वेलोसिटी v1 v2 v3। तो अगर आप रोटेशनल मोशन नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए आप इसके पहले का तो पढ़े होंगे ट्रांसलेशनल मोशन, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सिंस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या लिखिएगा, पहले वाले मास का क्या लिखिएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर डैश 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 क्या, हाफ mn vn स्क्वायर। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा आप एक चीज कि ये v जो है ये ट्रांसलेशनल है। ये v के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं पता है आपको, ये v जो है आपका वेलोसिटी है और सर्कुलर पाथ में जब बॉडी चल रहा होगा तो यहां से v1 बराबर हम क्या लिखेंगे, r1 और ओमेगा। ओमेगा तो सेम है, सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपका, बताए थे आपको रोटेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल रोटेशनल में, कि सबका एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम। तो इसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या, ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा। तो v2 बराबर क्या लिख दीजिएगा आप, r2 इंटू ओमेगा, v3 इंटू क्या लिख दीजिएगा, r3 इंटू ओमेगा। उसी तरीके से vn इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, rn इंटू ओमेगा। तो यहां से r जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास का दूरी है, जो कि आगे जाके हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए। तो
v के हिसाब से हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए। अब आप क्या करिए ना यहां से कि हाफ, अब m1 हाफ को कॉमन ले लीजिए आप, और m1 v बराबर आर ओमेगा लिखते हैं ना, तो क्या लिखेगा r1 स्क्वायर और क्या ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से m2 और r2, इस v2 के जगह क्या लिखेगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या लिखेगा, n तक कर देते हैं अब इसको, क्या लिखेगा यहां से mn rn स्क्वायर और क्या ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां देखिए आप यहां से ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और डैश 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 क्या mn rn स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये जो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल के लाए है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी लाए ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इससे संबंध स्थापित करने के लिए ऐसा बताए। तो ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर आप इसका तुलना किससे करते हैं, हाफ mv स्क्वायर से, तो हाफ के जगह पे तो हाफ है, तो देखिए कंपेयरिंग विथ, अगर आप इसको ट्रांसलेशनल वाले में कंपेयर करिएगा तो क्या कहिएगा कि कंपेयरिंग विथ हाफ mv स्क्वायर, कंपेयरिंग विथ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए इससे इसका तुलना करिएगा, तो देखिए हाफ के जगह हाफ है, वहां पे वेलोसिटी होता है लीनियर वाला, यहां पे वेलोसिटी कैसा वाला हो गया एंगुलर वाला। ये पूरा टर्म ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो लिखा गया ये कौन सा टर्म है, क्या ये मास के जगह पे आया है, तो लिख सकते हैं हम समझने के लिए कि ये मास के जैसा है, मास के जैसा है। ये किसके जैसा है, मास के जैसा है, जो आप पढ़े हैं उसी से निकाल के बता रहे हैं, ये मास के जैसा है। और यही मास के जैसा जो टर्म देख रहे हैं, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो आप मास के जैसा जिसको आप कह रहे हैं, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं ना, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला किसके बराबर हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आई क्या है, दिस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये आई आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर, अब देखिए आई किसके बराबर है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 क्या mn rn स्क्वायर, है ना। तो एक से ज्यादा मास था तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर m4 r स्क्वायर mn rn स्क्वायर तक हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कहिएगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज द समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर आपके पास डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम है तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आप लिख सकते हैं, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरल इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई। आज के बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही लिखेंगे, है ना। इसका यूनिट क्या होगा भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट केजी और इसका यूनिट क्या मीटर स्क्वायर, इसका मीटर तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। आपके लिए अगर आप 11th क्लास में हैं ये चैप्टर पढ़ें तो आपके लिए एक नया क्वांटिटी खोज के निकाला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका डायमेंशन आप क्या लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर, टी तो है नहीं इसमें, तो ये बात आप लिख दिए यहां पे। अब इसके बाद जो है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसका जगह ले लिया, जो आप ट्रांसलेशनल मोशन में मास के साथ फील करते हैं ना, वही फीलिंग आपको किसके साथ आना चाहिए, वही फीलिंग किसके साथ आना चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। लेकिन आप कहिएगा कि ये कैसे हम फील कर पाएंगे, तो यहां पे मास है और इंटू आर स्क्वायर है, तो एक एक टर्म के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे, पहले आप उससे पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए
तो क्या समझना है आपको यहाँ पे कि आप क्या देखें, सिंस जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर अ सिंगल मास, आप कह सकते हैं फॉर अ सिंगल मास, एक मास के लिए बात करिए आप, तो एक मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक मास के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अगर एक मास का बात करिएगा एम आर वन स्क्वायर एम वन आर वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ऐसे ही जोड़ेंगे, तो एक मास के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे m तो बॉडी का मास है, लेकिन r क्या, व्हाट इज दिस r, तो r के बारे में बात करिएगा तो r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। r क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कोई मामूली दूरी नहीं है, परपेंडिकुलर दूरी है। हालत खराब हो सकता है कभी कभी आपको परपेंडिकुलर दूरी पता करने में, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर दूरी है। तो परपेंडिकुलर दूरी निकालने के लिए आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आपको आएगा जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लिए। अब आप कहिएगा ये मास का जगह लिया है तो क्या मास के टाइप का फीलिंग हमको आ सकता है, तो बता देते हैं आपको कि जो फीलिंग किसमें, ट्रांसलेशनल मोशन में, जो फीलिंग ट्रांसलेशनल मोशन में मास के साथ आता है, क्योंकि ये मास का ही जगह लिया इक्वेशन में, जो फीलिंग ट्रांसलेशनल मोशन में मास के साथ आता है वही फीलिंग किसमें, रोटेशनल मोशन में, वही फीलिंग रोटेशनल मोशन में किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आना चाहिए, इनर्शिया के साथ आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है फीलिंग तो फील करिए, ठीक है, क्योंकि जब तक फीलिंग नहीं आएगा तब तक दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ फीलिंग ही है, सब कुछ फीलिंग से ही होता है, ठीक है ना। तो जो फील आप मास के साथ फील करते हैं, मास के साथ आपका संबंध अच्छा रहा है, अब आपको अपना संबंध, अब समझ लीजिए कि मास के साथ साथ अब आपके जीवन में दूसरी का एंट्री हो रहा है, मतलब क्या, वो दूसरी वाली कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दूसरी वाली का स्वागत करिए, जो आप पहली वाली मास के साथ फील करते थे वही आपको दूसरी वाली के साथ भी फील करना है, मतलब किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का ही जगह लेना, F बराबर A में होता है ना, यहाँ भी होगा, है ना। फोर्स का जगह यहाँ टॉर्क लेगा, है ना, मास का जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा, ए का जगह एक्सेलरेशन का जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लेगा, तो यहाँ पे उसी इक्वेशन को टॉर्क बराबर I अल्फा लिखेंगे आगे जाके, है ना। तो सारे इक्वेशन में ये घटना घटता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को रिलेट करते हैं। तो देखिए, आप इससे ये सोचिए कि अगर कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पे है, मतलब जो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूरी पे है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा, है ना, क्योंकि मास अगर सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो मास अगर ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए आप यहां पे समझिए कि आपके पास एक बॉडी है 4 किलो का और दूसरा बॉडी है 8 किलो का। अब हम कहें इसको भी वेलोसिटी से दौड़ाना है और इसको भी वेलोसिटी से दौड़ाना है, समझे बात को, इसको भी वेलोसिटी से दौड़ाना चाहते हैं और इसको भी वेलोसिटी से दौड़ाना चाहते हैं। तो ये दोनों बॉडी को दौड़ाने में किसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हो, किसको दौड़ाने में ज्यादा कष्ट है, तो आप कहिएगा ना कि 4 केजी को दौड़ाने में कम कष्ट है और 8 केजी वाले को दौड़ाने में क्या है, ज्यादा कष्ट। मतलब आप समझ सकते हैं कि मोर मास अगर ज्यादा है तो कष्ट ज्यादा है, मोर मास मोर कष्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोर मास मोर कष्ट, ज्यादा मास ज्यादा कष्ट है, आपको ज्यादा कष्ट है। ये कष्ट क्या है, व्हाट इज दिस कष्ट, दिस कष्ट इज काइनेटिक एनर्जी ना। सेम सिचुएशन में अगर दोनों मास का बॉडी है तो हाफ mv², हाफ 4v² और हाफ 8v²। स्वाभाविक सी बात है कि ये कष्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसमें। तो क्या ऐसा फीलिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी आ सकता है, तो जी आ सकता है, ये संभव है। कैसे संभव है आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि कल आपको हम बताए थे
कल हम आपको ये बताए थे कि आपको एक बॉडी दिखाया गया था जिसमें उसको हम रोटेट करके दिखा रहे थे। तो उसमें हम अभी आपको दिखाएंगे अभी कुछ देर के बाद। लेकिन आप सिंपल सी बात समझिए कि आपके घर में जब सिलेंडर आता है, सिलेंडर है ना, रेड कलर जो सिलेंडर आपके घर में खाना बनता होगा, तो सिलेंडर आता है ना, तो देखिएगा सिलेंडर को जब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है तो लोग ना ऐसे उसको ले जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे लेटा के ऐसे ले जाते हैं। बिहारी भाषा में बोलते हैं लोघड़ा के ले जाना, समझे? तो ऐसे लोघड़ा के ले जाते हैं बिहारी भाषा में, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लेटा के ऐसे ले जाएंगे। कभी आप सिलेंडर वाले को ये नहीं देखिएगा कि वो ऐसे ऐसे करके सिलेंडर लाता है घर में, कि सिलेंडर ले लिया और सिलेंडर को वो ऐसे ऐसे करके ला रहा है, ऐसे नहीं लाएगा कभी। वो सिलेंडर को ऐसे लाता है, ऐसे, है ना। क्यों? तो ये खेल उसी चीज का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही। यानी ऐसे लाने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता होगा तो ज्यादा कष्ट है, और ऐसे लाने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम होता होगा तो कम कष्ट है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कम होता होगा। तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो देखिए कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से किसी बॉडी को घुमाना कितना आसान है, कितना कठिन है, ये सारा चीज हम देखेंगे अभी। बस ये समझना है आपको, ओवरऑल यही कंक्लूड करेंगे कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मतलब एनालॉग है एक दूसरे का। जो फीलिंग आप मास के साथ डेवलप कर चुके हैं वो सेम फीलिंग यहाँ पे डेवलप करने का कोशिश करिए, तो आपको कम कष्ट होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अब जो हम लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो फॉर्मूला सिंपल सिंपल बताया गया है कि m मास है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है ना, तो किस तरीके से यूज करेंगे, तो अभी आपके बोर्ड पे क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें देखिएगा एक स्क्वायर है इस तरीके का ना, इस तरीके का स्क्वायर फ्रेम है, इसके एड्ज पे किनारे पे 4 मास लगा हुआ है ना। इस तरीके से अगर आप देखिएगा ये m1 है, ये m2 है, ये m3 और ये क्या है आपका m4 है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है, ये ऊपर वाले दोनों मास से पास कर रहा है, तब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बॉडी रोटेट कैसे करेगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो बॉडी रोटेट कैसे करेगा, देखिए ये है और ये जो देख रहे हैं जो हम हाथ से पकड़े हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बनाया गया है। और इसके अबाउट बॉडी रोटेट कैसे करेगा, अगर हम घुमाने का कोशिश करेंगे तो इस तरीके से ये घूमेगा, देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से क्या होगा, ये घूमेगा। आपको दिख रहा होगा अपने मोबाइल में घूमते हुए, समझ गए बात को। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बॉडी इसी तरीके से घूमेगा। तो ये इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप इसको फील कर सकिए, फील करिएगा तभी रोटेशनल मोशन समझ में आएगा। बिना फीलिंग के आप रोटेशनल मोशन नहीं समझ सकते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो बॉडी ऐसे ही घूमेगा जैसे हम आपको घुमा के दिखाए। ठीक है ना, तो देखिए ये चीज आपको आना चाहिए, फील होना चाहिए, दिख जाना चाहिए, है ना। तो ये है आपका। तो अब इसको लगाते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो हमारे पास 4 मास है, हम मान लेते हैं कि चारों मास क्या है हमारे पास बराबर, ऑल द 4 मासेस आर इक्वल हियर। तो m1 m2 m3 और m4 ये चारों को आप बराबर मान लीजिए कि ये m के बराबर है ना। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने का आएगा तो क्या कहिएगा, 4 मास है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और प्लस m4 r4 स्क्वायर। लेकिन r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो सोचिए जिस मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है उससे उसका कोई दूरी है परपेंडिकुलर, नहीं, उसी से पास कर जा रहा है, तो किसी प्रकार का कोई परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। ठीक है ना, उसी से जब पास कर जा रहा है तो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखिएगा यहाँ पे कि ये 0 और ये 0, आप कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसी से एक्सिस ऑफ रोटेशन होकर पास कर रहा है, और जिस मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा, ठीक है, उस मास से उसका परपेंडिकुलर दूरी है ही नहीं, अगर वो पॉइंट मास है तो, है ना, पॉइंट मास है, छोटा मास है, m4 है। अब सोचिए कि m4 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो m4 से इसका परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा, ये उस पे यही ना साइड परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर दूरी, तो यहां से लिखिएगा i m3 और ये लिखिएगा a लिखिएगा, है ना, m3a लिखिएगा। उसी तरीके से m4 और इंटू क्या a, अब दोनों तो बराबर है ना, तो ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर क्या हो गया। तो इस केस में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया आपका 2ma स्क्वायर, इस केस में अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो
तो अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें देखेंगे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही चीज होगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होगा डायगोनल के अबाउट जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको हम एक सवाल दे दें, ये वो वाला, ये आपका एक मास हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m3 और ये क्या हो गया m4। दिस इज ए स्क्वायर, ये आपका क्या है स्क्वायर है। m1 हो गया, m2 हो गया। अब कहेगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके अबाउट बॉडी घूम रहा है। दिस इज द AOR, मतलब क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास करेगा। तो मान लीजिए कि आप इस तरीके से लेते हैं कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते हैं कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो बॉडी के डायगोनल से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है आपका डायगोनल से, ऐसे देख रहा है ना, इस तरीके से डायगोनल से पास कर रहा है। देखिए तो ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आप देख रहे हैं, डायगोनल देख रहे होंगे। इसके अबाउट बॉडी आपका रोटेट करेगा। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी आपका इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये रोटेट करेगा। ये जो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, इसके अबाउट डायगोनल के अबाउट बॉडी आपका इस तरीके से क्या होगा, रोटेट करेगा, है ना। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सेम देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, तो इस केस में देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा ये मास और ये मास m1 और m3 से तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही पास कर जा रहा है, इससे और किससे, इससे। बच गया आपका क्या m2 और m4। तो इस पर, तो ये जो आपका मास है इससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, इससे और इससे। तो इससे आप परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये डायगोनल का आधा होता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर जो डायगोनल बनाइएगा ना, जो यहाँ पे बनाइएगा, ये इस पे डायगोनल पे ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना होगा, तो ये होगा डायगोनल का आधा, इसको r मान लेते हैं। वही काम यहाँ भी होगा, स्क्वायर है तो ये काम हमारा क्या है, आसान है। तो केवल किसके कारण, इसके कारण और इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दूरी बस ये मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये कैसे होगा जो देखिए बताते हैं आपको हम। यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला दूरी क्या होगा, डायगोनल पूरा है √2 है, तो ये डायगोनल का आधा होगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिख दीजिएगा, दोनों सब मास बराबर है, ये मान के चल रहे हैं हम, सब मास आपस में क्या है आपका बराबर, m के बराबर, है ना। तो ये I बराबर आप क्या लिखेगा यहाँ पे, m1 के कारण 0, m2 के कारण क्या होगा, निकलेगा कितना, जितना उसका मास है m, और डायगोनल होता है √2a, तो √2a का आधा, तो √2a बाई क्या हो गया 2 और उसका स्क्वायर, और प्लस m3 के कारण क्या हो गया 0 क्योंकि मास उसी से पास कर रहा है, और प्लस m4 के कारण। तो m4 के कारण आप कैसे निकालिएगा भाई, तो m4 तो m ही के बराबर है और वही यही दूरी होगा क्या, √2a/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, I इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया m और a इसको काटिएगा तो √2 होगा, तो वो क्या बचेगा a²/2, है ना। और इसको भी काटेंगे इससे तो √2 होगा, तो क्या होगा m और इंटू a²/2। तो यहां से आप लिखिएगा I इज इक्वल टू क्या, ma² प्लस ma² तो क्या हो जाएगा ma²। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डायगोनल से पास करेगा तो ma² होगा। अब आगे भी देखेंगे हम, जब इसके बीच से पास करेगा, इस तरीके का अगर केस है आपके पास, है ना, तो इसमें क्या, ये देखिए 4 मास है m m m और m हो गया, m हो गया, m हो गया और m हो गया, और ऐसे पास करेगा। ऐसे मतलब आपको जो पिछले दिन हम फिगर दिखाए थे ना, जैसे मान लीजिए ये जो आप देखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो देखिए ये है, मतलब उस फ्रेम में नहीं दिखा सकते क्योंकि फ्रेम में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास करेगा। तो ये है 4 मास है, 1 2 3, जैसे मान लीजिए ना कि एक मास यहाँ रखा हुआ है m1, दूसरा मास कहाँ रखा हुआ है यहाँ m2, तीसरा मास रखा हुआ है यहाँ क्या m3, और चौथा मास रखा हुआ है यहाँ पे क्या m4। तो ये 4 मास आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, 4 मास। अब सोचिए कि ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर दूरी, यही ना परपेंडिकुलर दूरी होगा, तो ये किसके बराबर होगा, मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर दूरी, मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर दूरी, मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर दूरी निकलेगा ना भाई। तो जब ये निकलेगा तो ये किसके बराबर होगा, तो ये डायगोनल का हाफ होगा, बीच से जब पास कर रहा है सेंटर से तो ये डायगोनल का आधा होगा। तो डायगोनल का आधा होगा तो यहां से यहां का दूरी क्या हो गया, डायगोनल का आधा, मतलब क्या
a/√2, a/√2। तो सब मास से उतना ही होगा, तो सीधे हम लिख सकते हैं एक मास के कारण अगर हम पता कर लिए तो क्या लिखेगा, m और a/√2 का होल स्क्वायर, एक मास के कारण, तो चारों के कारण तो वही स्थिति है ना, तो 4 से गुना कर देंगे उसको, तो क्या लिखिएगा आप यहां से I बराबर ma²/2 और इंटू क्या 4, है ना, तो क्या बचेगा आपका I = 2ma², I बराबर क्या बचेगा 2ma²। तो देखिए स्क्वायर में ही आपको 3 केस करा दिए, जब साइड से पास कर रहा है, तो जब डायगोनल से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करे, जब सेंटर से पास कर रहा है, तो आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज भी करा दिया गया हमारे पास जो चीजें उपलब्ध है उसके माध्यम से। तो अब आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तो अब ये जो क्वेश्चन हम देखे स्क्वायर के लिए, ऐसा क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी हो सकता है। कैसे होगा रेक्टेंगल में वो सवाल, तो इस तरीके का मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगल है ना, 4 मास रखे हैं m m m और क्या m। अब आपको विजुअलाइज कराने की जरूरत नहीं है, बस स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल किए हैं, तो ये आपका इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b, ठीक है। अब अगर कहेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है, यही थोड़ा सा इसमें क्या बोले कि टिपिकल है, बाकी तो अगर ऐसे पास करेगा तो mb², 2mb², इसके लॉन्ग 0 हो जाएगा। अगर यहां से पास करेगा तो उसके लिए भी बता सकते हैं, लेकिन अभी डायगोनल वाला कर रहा है, तो देखिए इसके कारण और इसके कारण तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन मास से ही पास कर रहा है, लेकिन इसके कारण 0 नहीं होगा। कि कैसे भाई, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो इससे जब आप परपेंडिकुलर बनाइएगा तो ये बन गया, इसको r कह दीजिए, और इससे बनेगा, देखिए ये स्क्वायर तो था नहीं कि आमने सामने आता, रेक्टेंगल है, तो अगर आप किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, डायगोनल पे, तो ये r है। कितना होता है रेक्टेंगल में जानते हैं आप, ये होता है AB और डिवाइडेड बटा √a² + b²। ये मैथ में आपको बचपन में पढ़ना होता है, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं सिंपल सा रूल यूज करके, है ना। अभी हम आपको ये बता दे रहे हैं डायरेक्ट रिजल्ट की, परपेंडिकुलर मैथ में आप पढ़े भी होंगे बचपन में ज्योमेट्री में, AB और डिवाइडेड बटा √a² + b² हो गया, तो बस हो गया। और क्या, इसके कारण 0 ही हो गया। अब किसके कारण, m के कारण और r², और m और r², दोनों तो r सेम है, तो क्या कर दीजिएगा m और इंटू AB और √a² और प्लस b² का होल स्क्वायर और इंटू 2, ये r के जगह पे पुट कर दिए, तो क्या हो गया m a² b² और ये 2 हो गया, और √, क्या हो गया a² + b², तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रेक्टेंगल में जब डायगोनल के अबाउट पास करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन तब, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्यूब का, ये क्यूब हो गया। क्यूब में देखिए जो 8 वर्टेक्स है आपका, यहाँ पे एक मास रख दिए m1, यहाँ पे दूसरा मास रख दिए m2, ठीक है, यहाँ पे रख दिया आपका क्या m3, यहाँ पे क्या रख दिए m4, यहाँ रख देते हैं m5, यहाँ रख देते हैं m6, यहाँ m7 और यहाँ क्या m8। अब देखिए ये 8 मास आपको दिख रहा है। अब डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास करता है। तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन आप मान लीजिए ये है, इसके एलोंग, मतलब ऊपर वाला साइड के एलोंग ऐसे पास कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इसको देखिए विजुअलाइज हम कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये है ना, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास, देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का फिगर है जो आपको हम बोर्ड पे बना के दिखाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है ये, है ना। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, है ना, तो ये चीज जो आप देख रहे हैं, और 8 मास भी है, और इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक किसके अलोंग, एड्ज के अलोंग पास कर रहा है। तो देखिए ये हमारा, ये जिसको हम पकड़ने वाले हैं अभी, ये वाला आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देख रहे हैं ना, ये एक्सिस ऑफ, इसको हम पकड़े अभी, और इसके अबाउट ये पूरा बॉडी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। बड़ा मजा आ रहा होगा देख के क्या। अब आगे बढ़ेंगे और इसके अबाउट निकालेंगे। तो देखिए इसमें आपको विजुअलाइज करना होगा, 3D फिगर है। तो देखिए 2 मास m1 और m2 के कारण तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है,
उसके बाद कितना मास बच गया आपके पास, 6। कितना बच गया आपके पास, 6 मास बच गया। तो 6 मास बचा तो आप उसके साथ क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला दोनों को निपटाते हैं, मतलब किसको निपटाएंगे, M3 और M4 को। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है M3 और M4, उसके कारण परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा आपका। तो देखिए अब इसको रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत घूमते हुए अब हम देख लिया, अब क्वेश्चन पे आएंगे, हकीकत जो होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि M1 और M2 के कारण, किसके कारण, M1 और M2 के कारण जो परपेंडिकुलर दूरी है वो तो 0 है, क्योंकि उसी से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है तो आप क्या लिखेगा, I इज इक्वल टू M1 के कारण 0, M2 के कारण 0, M3 और M4। तो ये तो परपेंडिकुलर दूरी यही ना होगा सीधे। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था तो आपको दिखा नहीं, यहाँ पर जो साइड था ऊपर वाला फेस पे जो 4 मास लोकेटेड है, तो उससे उसका परपेंडिकुलर दूरी a ही है। तो क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर और प्लस ma स्क्वायर, M3 और M4 के कारण। उसी तरीके से M5 का जब आप बात करिएगा, M5 और M8, देखिए आगे निकला हुआ है, यहां से परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, जो डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल क्या होगा, जितना स्क्वायर का डायगोनल होता है, जितना किसका डायगोनल होता है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2 है, मतलब यही तो परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो इसके कारण और इसके कारण तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 इंटू क्या, m, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये दोनों के लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन का √2a का स्क्वायर, है ना। तो ये कर दिए और प्लस, तो कितना मास हो गया, 2 3 4 5 6, 2 अभी भी है क्या, M7 और M8। तो M7 और M8 तो सीधे देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए, क्यूब है ये, तो ये वाला तो परपेंडिकुलर है ही, नीचे वाला जो था, है ना। तो आप फोटो पीछे करके देख सकते हैं, वो जो हम घुमा रहे थे, तो जो नीचे वाला साइड है वहां से उसका परपेंडिकुलर दूरी क्या है, यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये वाला a, और ये भी क्या है आपका a। तो क्या लिखेगा, M7 के कारण ma स्क्वायर, और M8 के कारण, M6 के कारण ma स्क्वायर, और M7 के कारण ma स्क्वायर। तो क्या लिख दीजिएगा, ma स्क्वायर ma स्क्वायर ma स्क्वायर ma स्क्वायर, 4ma स्क्वायर और वो 4ma स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, 8ma स्क्वायर, है ना। तो आंसर में क्या लिख दीजिएगा, 8ma स्क्वायर। तो अगर ऐसे, अब आप यहाँ पे एक बात जरूर लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी मास, ध्यान से सुनिए, अगर कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पाए जाने वाले सारे मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, 0। जैसे इसमें इसके कारण, इसके कारण, इसमें इस दोनों के कारण, है ना। आप एक क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा डायगोनल पे, कहां पास करेगा, डायगोनल से, क्यूब के डायगोनल से, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये आप अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। डिस्क्रीट बॉडी के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे, क्यूब्स के कॉर्नर पे अगर मास लोकेटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया गया और प्रैक्टिकली विजुअलाइज किया, कराया गया, दिखाया गया है। अब करना आपको है, सबको नोट करके और बढ़िया से पढ़ के अगले लेक्चर के लिए तैयार होना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीज आएगा और थोड़ा आपका कष्ट बढ़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह यूज होगा, सॉरी इंटीग्रेशन यूज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बनाएंगे किसका, रॉड का बनाएंगे, टिस का बनाएंगे, प्लेट का बनाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनाएंगे, वहां पे डिराइव करेंगे। तो ये सब के लिए आपको तैयार रहना है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब आप इसको नोट करिए और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।